नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है और आज हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास में एक खास राजवंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी प्रतिभागी लाइन से जुड़ जाएं ऑनलाइन से। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ में हर साल बैसाख तृतीया, ध्यान रखेंगे बैसाख का महीना है, शुक्ल पक्ष तृतीया में क्या मनाते हैं हम लोग? अक्षय तृतीया। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि इस दिन आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको जो है उसकी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने अपने तैयारियों पर फोकस करें। सभी प्रतिभागी जो है बढ़कर अब आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं, सीजीपीएससी के अंतर्गत बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। स्वयं सीजीपीएससी के साथ साथ एडीआई होने वाला है। व्यापम में देखेंगे तो व्यापम कैलेंडर में बहुत सारे अब एग्जाम अब होने वाले हैं रेगुलर। जून जुलाई अगस्त में बहुत सारे एग्जाम हैं। तो आप सभी तैयारियों का जो है मूल्यांकन करते हुए, टेस्ट दिलाते हुए, एमसीक्यू दिलाते हुए, थ्योरी पढ़ते हुए जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ये मैं कहना चाहूँगा। तो सभी प्रतिभागी जो है संस्थान में, आपको बता दूं कि हमारे संस्थान में सीजीपीएससी, सीजी व्यापम की समस्त कक्षाएं संचालित है, टेस्ट सीरीज भी संचालित है और मेरा स्पेशल छत्तीसगढ़ बैच जिसको बोला जाता है मोर छत्तीसगढ़ बैच, उसका 2 वर्जन आपके लिए प्रस्तुत हो चुका है, एक लघु और दीर्घ। आप अपने हिसाब से लघु संस्करण का भी उपयोग कर सकते हैं तैयारी के लिए और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दीर्घ संस्करण भी आप जो है उसको आप तैयारी के लिए जोड़ सकते हैं। ठीक है साथियों? चलिए आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ बोलेंगे हर हर, हर हर महादेव। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पे आज हम गौर करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान सुनिएगा। पेन कॉपी मत चलाना, केवल दिमाग को, बुद्धि को मेरे तरफ बस जोड़ देना। बिल्कुल पेन कॉपी भी नहीं चलाना है, बस ध्यान से देखो। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में यदि देखें तो शुरुआत जो है प्राचीन इतिहास का, वैसे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्री हिस्टोरिक इरा, है ना, उसके बाद प्रोटो और हिस्टोरिक इरा। तो हिस्टोरिक इरा के अंतर्गत आप देखेंगे तो उसमें भी 3 भागों में तोड़ा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से शुरुआत हो जाता है छत्तीसगढ़ का इतिहास। वैदिक काल के बाद आप लोग का देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का महाकाव्य काल चालू हो जाता है, जिसमें रामायण काल और महाभारत काल के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश का प्रभाव और क्षेत्रीय राजवंश का जो है स्थापना होता है। तो राष्ट्रीय राजवंश में शुरुआत जो होती है वो जो है, स्पेशली अगर बात करें तो मौर्यों के प्रभाव से छत्तीसगढ़ उसके आधिपत्य में आता है। तो मौर्य वंश से हम शुरुआत करते हैं। तो मौर्य वंश, सातवाहन वंश, और मौर्य और सातवाहन के बाद कुषाण वंश, मेघ वंश, मित्र वंश और उसके बाद आता है वाकटक वंश। ठीक इसी तरह से क्षेत्रीय राजवंश में अगर बात करें तो पहली जो है राजवंश चौथी शताब्दी के आसपास राजर्षि तुल्य वंश का जो है उदय होता है दक्षिण कोसल क्षेत्र में। वहीं उसी के समानांतर आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जो है नल वंश का अभ्युदय होता है। तो इस तरीके से स्थानीय राजवंश और राष्ट्रीय राजवंश का जो है छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे एक स्पेशल राजवंश जिसका नाम है वाकटक वंश। यह एक राष्ट्रीय राजवंश है जिसके बारे में हम देखते हैं और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव किस तरह से रहा ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग अपने दिमाग को ले आओ। एक नए राष्ट्रीय राजवंश जिसका नाम क्या है? वाकटक वंश। पॉइंट टू बी नोटेड, राष्ट्रीय राजवंश। सभी अभ्यर्थी, ये क्लास सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जहां जहां छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा सिलेबस में, वहां वहां परीक्षाओं के लिए ये मेरी क्लास अत्यंत उपयोगी है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। एडीआई जैसे एग्जाम, एडीओ जैसे एग्जाम, पुलिस भर्ती जैसे एग्जाम, सीजीपीएससी जैसे एग्जाम सभी के लिए उपयोगी साथियों। प्यारे लाल, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करें। वाकटक वंश। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम इसको मैप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए
तो वाकटक वंशों का जो प्रभाव था वो किस तरीके से जो है व्यापक रूप से फैला हुआ था, वो हम भारत के मैप से जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये उस समय का प्राचीन भारत, उस प्राचीन भारत में राष्ट्रीय राजवंशों का उदय हो चुका था। एक तरफ मौर्य वंश, जिनकी तूती बोलती थी पूरे भारतवर्ष में, उनका पतन हो चुका था। ये आपका उस समय का अखंड भारत मान के चलिए। ये आपका स्पेशल, ठीक है। ये मान लीजिए ये भारत है उस समय का, इधर भी था भारत पूरा। अखंड भारत तो काफी व्यापक था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए। और इसी के समानांतर हम छत्तीसगढ़ को भी लेकर चलेंगे। छत्तीसगढ़ में इतिहास को जो है बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ना होता है, क्योंकि जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है, इतिहास में कुछ कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को लेकर आपको सदैव जागरूक रहना पड़ेगा, तब जाके छत्तीसगढ़ के जो सवाल हैं वो स्पष्ट रूप से सही बनेंगे। जैसे कि वर्तमान में 33 जिले हैं, राज्य बना था तब 16 जिले थे, है कि नहीं? चलो फटाफट मेरे साथ बोलेंगे जिलों के नाम। ये हमारा जिला है एमसीबी, ये जिला है कोरिया, ये जिला है आपका सूरजपुर, इधर है हमारा बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे तो ये आपका बिलासपुर शाखा का कोरबा है, ये हमारा जांजगीर चांपा, रायगढ़, इधर आप देखेंगे तो बिलासपुर, जीपीएम, ये शक्ति, और ये हमारा सारंगढ़, भिलाईगढ़। मध्य भाग में आएंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा कवर्धा। फिर आपका ये क्षेत्र है राजनांदगांव, जिसके दो नए जिले बने हैं, एमएमए और केसीजी। ये क्षेत्र है आपका बेमेतरा, ये हमारा दुर्ग, और ये आपका बालोद। इधर आप देखेंगे तो ये आपका बलौदाबाजार, ये हमारा रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। बस्तर क्षेत्र में आएंगे तो ये आपका कांकेर, ये हमारा कोंडागांव, ये क्षेत्र है नारायणपुर, और मध्य सेंटर में है आपका दंतेवाड़ा, जिसके दाहिने में है बस्तर, बायां में है बीजापुर, और दक्षिण में है सुकमा। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमको समझना होगा कि किस तरीके से जो है वाकटकों का जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राजवंश, मैप पे पहले फोकस करिएगा। नाम कौन सा है? वाकटक वंश। ऑनलाइन वालों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कमेंट करेंगे। वाकटक वंश, इसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वाकटक वंश को लेकर अगर बात करें तो इनकी जो है शुरुआत कैसे हुई, समझना है, ठीक। सभी लोग ध्यान दीजिए। वाकटक वंश राष्ट्रीय राजवंश है, ध्यान देना। ये वाकटक वंश जो है बेसिकली देखा जाए तो ब्राह्मण वंश का ही पार्ट है। ब्राह्मण वंश, मगध साम्राज्य समाप्त होने के बाद आपको मालूम है कि मगध साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश में आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक तो पावरफुल शासक थे, लेकिन उसके बाद के शासक लोग जो है धर्म में ज्यादा ही ध्यान दिए। तो आक्रमण के लिए या शक्ति के लिए उतना ज्यादा वो लोग प्रभाव नहीं करते, तो इसी वजह से उनका पतन हो गया। बृहदत्त जो राजा था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो इसके बाद फिर बौद्ध वंश के प्रादुर्भाव के बाद ब्राह्मण वंश का पुनर्जागरण हुआ, और ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आप लोग को ध्यान रखना है चार राजवंश भी। मुख्य रूप से चार राजवंश कौन कौन सा? तो आपको याद रखना है, पहला वंश सुंग वंश, ठीक है जी। और इसके बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद अगला वंश आया आपका सातवाहन वंश। और इसी ब्राह्मण वंश का जो है अंतिम राजवंश, जिसका नाम है वाकटक वंश। तो ये सारा चीज तो क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये तीनों हो गया ना, सुंग, कण्व, सातवाहन और वाकटक। छत्तीसगढ़ के प्रभाव में अगर पूछा जाए कि इन चारों में कौन सा राजवंश छत्तीसगढ़ को प्रभावित करता है, तो आपको लेना है सुंग वंश, सातवाहन और वाकटक वंश। छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत प्रभाव सुंग का दिखता है, कड़वा का नहीं दिखता है, क्योंकि मिला ही नहीं कुछ हमको जानकारी, इसलिए हम चुपचाप मिटका देते हैं, ऐसा में। और सातवाहन, इसके बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। 72 से आप देखोगे तो सीधा सीधा 200 ईस्वी तक जो है इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। और उसके बाद आपका वाकटक वंश, इनका जो है शासनकाल आप देखोगे तो लगभग
वैसे तो इनकी शुरुआत तीसरी से लेकर छठवीं शताब्दी तक मानी जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम पढ़ेंगे इनका प्रभाव जो है 330 से लेकर ये मान के चलो कि लगभग लगभग मोटा मोटा 515 ईस्वी तक, मतलब चौथी से छठवीं शताब्दी तक। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चौथी से छठवीं शताब्दी तक जो है इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। स्पष्ट है। तो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत वाकटक वंश राष्ट्रीय राजवंश था। सातवाहन वंश के शक्ति के क्षीण होने के पश्चात भारत में राष्ट्रीय राजवंश के रूप में कौन उभरा? वाकटक वंश। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। सातवाहन वंश के पतन होने के बाद, आप लोग जानते हो सातवाहन वंश पढ़ चुके हो, इसके पतन होने के बाद वाकटक वंश का प्रादुर्भाव हुआ। आपने देखा था कि सातवाहन वंशों का प्रभाव जो है खासकर महाराष्ट्र क्षेत्र में था। प्रतिष्ठान, पैठन, नासिक उनका केंद्र बिंदु था, जहां से छत्तीसगढ़ भी उन वहां संचालित हो जाता था, प्रभावित होता था। हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि सातवाहन में अपीलक, वेदश्री, वधदत्त, श्रीश्री, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, पुलुमामी, वशिष्ठिपुत्र, इनका जो है कुछ सिक्के, कुछ प्रमाणिक जानकारियां मिले हैं जो सातवाहन के प्रभाव को छत्तीसगढ़ में दर्शाते हैं। वही वाकटक वंश जो है ताबड़तोड़, इनका भी प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, पर इनका जो प्रभाव था, इनका जो केंद्र बिंदु था, वो छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि महाराष्ट्र ही था। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर देखेंगे बेसिकली छत्तीसगढ़ से के किनारे लगा हुआ आप देखेंगे तो यहाँ पर नागपुर। नागपुर उन दिनों नंदीवर्धन के नाम से मशहूर था। किस नाम से? नंदीवर्धन। तो ध्यान से सुनिएगा, वाकटक वंश, वाकटक वंश। कहा जाता है कि ग्राम था जिसका नाम था वकाट, ग्राम वकाट, ग्राम का नाम ध्यान देंगे, वकाट नामक ग्राम से जो है यहाँ पर शुरुआत हुई, जिसके संस्थापक, जहां पर इस वंश की स्थापना की गई, एक आदि पुरुष जिनका नाम था विंध्य शक्ति। ध्यान दीजिए, नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंध्य शक्ति इस वाकटक वंश के आदि पुरुष या संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना। इन्होंने जो है 250 से 270 ईस्वी के बीच, 250 से लेकर 270 ईस्वी के बीच में अपनी एक शासन, एक क्षेत्र जो है स्थापित किया। कहां पर? वकाट नामक ग्राम। और ये वकाट नामक ग्राम कहाँ है बोलने से? महाराष्ट्र। ठीक है। और बाद में इन्होंने राजधानी डेवलप किया, और राजधानी जो है बन गई नंदीवर्धन। ध्यान देंगे, नंदीवर्धन, जिसे आज के जमाने में क्या बोला जाता है? नागपुर। ये ध्यान रखना, नागपुर क्षेत्र। नागपुर बीज जो है वकाट में डला, प्रभाव जो है देखने को मिलेगा नंदीवर्धन में, और फिर धीरे धीरे जो है इसका प्रसार दक्कन क्षेत्र में। महाराष्ट्र को दक्कन क्षेत्र बोला जाता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, बस्तर को दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता है ना, ऐसे इसको क्या बोला जाता है? दक्कन का पठार क्षेत्र। तो दक्कन का पठार क्षेत्र में फैलते गया, और इनका जो प्रभाव है धीरे धीरे इनका शक्ति का प्रसार होते गया, और इनका प्रभाव, ये तो महाराष्ट्र है, आप देख रहे हो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, ये हमारा एमपी है। तो इनका प्रभाव, ये गुजरात है थोड़ा बहुत, स्पष्ट है। तो ये महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, और इधर थोड़ा बहुत उड़ीसा, ये अपना नीचे बरार क्षेत्र, बरार आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। हालांकि अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो भागों में बढ़ गए हैं, पहले तेलंगाना को आंध्र प्रदेश ही बोलते थे। ठीक है जी। तो आपका बरार क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का दक्षिण भाग को, जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर को दंडकारण्य बोलते हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र के दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं? बरार क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना, ये जो महाराष्ट्र है, एक तो है दक्कन का क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र या दक्कन का पठार, पहला क्षेत्र। दूसरा आपका बरार क्षेत्र। ये बरार क्षेत्र देखा जाए तो महाराष्ट्र का साउथ एरिया है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट। स्पष्ट है। इससे जो है आपका आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना का जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है। तो दक्कन क्षेत्र, बरार क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और एमपी का साउथ वाला जोन, ये पूरा क्षेत्र किनके आधिपत्य में था? वाकाटक वंश के। संस्थापक कौन है बोलने से? विंध्य शक्ति। याद कर लो, विंध्य शक्ति। और ये जो विंध्य शक्ति इन्होंने स्थापना किया, राजधानी कहाँ बनाया? नंदी वर्धन में, आपको ध्यान रखना है। और इस वंश को जो है एक और नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, वाकाटक वंश को कल्की वंश या कलली वंश।
कलली इस नाम से भी जाना गया है, पर ये बहुत कम पूछा गया है, ये जानकारी के लिए है। तो वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश के रूप में उभरा, ब्राह्मण वंश से इसका संबंध है, सातवाहन पतन के बाद ये उभरा। इनकी राजधानी कहाँ बनी? तो आपको याद है इनकी राजधानी जो है, ग्राम तो वैसे देखा जाए तो कहाँ शुरुआत होता है? वकाट नामक ग्राम में। वकाट नामक ग्राम से शुरुआत होता है, लेकिन जो है राजधानी कहाँ बनता है? नंदीवर्धन। संस्थापक को अच्छे से रट लो, विंध्य शक्ति, कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वत से इनका संबंध रहा होगा, विंध्यवासिनी देवी के उपासक रहे होंगे, इसलिए हो सकता है उनके माता पिता इनका नाम विंध्य शक्ति रहे होंगे, ऐसा कुछ जानकारी है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके वंश के बारे में जो खास जो जानकारी हमें मिलता है, उसका जो प्रमुख स्रोत है कौन सा है? तो महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे कुछ कुछ क्षण कहना चाहिए भग्न अवस्था में कुछ महल वगैरह प्राप्त हुए हैं, कुछ गुफा, तो खासकर जो अजंता की गुफा है, आप जाएंगे तो नासिक अजंता, यहाँ की जो गुफाएं हैं, कहा जाता है वाकाटक वंश के काल में इसकी स्थापना हुई, लेकिन जो मेन स्रोत है वो है आपका जानकारी मिलने का प्रभावती का पूना अभिलेख। याद रखें, प्रभावती का पूना अभिलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये आपको ध्यान रखना। प्रभावती का पूना अभिलेख सबसे मेन स्रोत है वाकाटक वंश के बारे में जानकारी के लिए, और कुछ गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं जो बनाई गई इन्हीं के शासन काल में, पढ़ोगे वत्स गुल्म शाखा हुआ उसके समय में। तो प्रभावती का पूना अभिलेख, प्रभावती के बारे में भी जानेंगे कि प्रभावती कौन है, इतिहास में इसका संबंध किस परिवार से है, ये भी जानेंगे, रोचक जानकारी है। तो प्रभावती, तो यहाँ पर चार चीजों को फिर से ध्यान से देखो मेरे साथ। चलिए, ठंडे दिमाग से देखना। वाकाटक वंश, इनका बीज कहाँ से शुरुआत हुआ? वकाट नामक ग्राम, कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति, ये सियान है, आदि पुरुष है, ठीक है। राजधानी पहली कहाँ बनी? नंदीवर्धन, जिसको आज क्या नाम से जानते हैं? नागपुर से। इस वंश को जानने का मेन स्रोत क्या है? तो आपको मालूम है, प्रभावती का पूना अभिलेख। स्पष्ट है? चलिए, अब यहाँ पर एक खास चीज ध्यान रखिएगा, अनुयायी या कह सकते हो धर्म इनका क्या था, किस धर्म के उपासक थे? समकालीन राजवंश और उपाधि, वाकाटक वंश की उपाधि क्या थी, कौन कौन से समकालीन राजवंश थे, इन तीन चीजों को थोड़ा सा याद करिए वाकाटक को लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, धर्म जो था इनका शैव धर्म था। कौन सा धर्म? शैव धर्म, या ब्रैकेट में लिख सकते हो वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के अनुयायी थे, जिसमें मुख्य रूप से शैव धर्म को ज्यादा ये लोग मानते थे, ये आपको ध्यान रखना, शैव धर्म। और समकालीन राजवंश में आपको ध्यान रखना है, आप मैप से इसको समझिए तो ज्यादा बेटर होगा। इस क्षेत्र में तो वाकाटक वंश फल फूल रहा था, इसी समय जो है आपका ये जो भाग है, उत्तर भारत, मध्य भारत, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर गुप्त वंश का प्रभाव दिख रहा था, गुप्त वंश चला था, गुप्त वंश, ठीक है। और वही छत्तीसगढ़ में यहाँ पर देखोगे नीचे साइड इसके पैरेलल में यहाँ पर नल वंश, नल वंश। और छत्तीसगढ़ के ऊपर में बस्तर में नल वंश, और दक्षिण कोसल में आपका सरबपुरी वंश और पांडु वंश, ठीक है जी। यहाँ पर सरबपुरी वंश और पांडु वंश। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सभी प्रतिभागी जो है समकालीन राजवंश की बात करें तो इसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। क्षेत्रीय को दो भागों में तोड़ सकते हो, एक आपका दक्षिण कोसल और दूसरा दंडकारण्य। दंडकारण्य मतलब बस्तर क्षेत्र, ठीक है जी। तो राष्ट्रीय राजवंश में
अगर देखा जाए तो आपको लेने हैं गुप्त वंश। इनके समकालीन वंश कौन से थे? गुप्त वंश। वाकाटक वंश इधर महाराष्ट्र में, और यूपी, बिहार, एमपी, सारा जहां कह सकते हो गुप्तों का बोलबाला था। लेकिन क्षेत्रीय राजवंश में यानी कि छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो दक्षिण कोसल में उन दिनों सरबपुरी वंश आया। इसके जाने पर बाद जो है पांडु वंश भी आया, और इधर दंड कारण में सिर्फ और सिर्फ आप क्या लेना है? नल वंश। पूरे वाकटक के दौरान जो है नल वंश का जो है साम्राज्य चल रहा था बस्तर क्षेत्र में। ये समझ में आया? मैंने तोड़ के यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रीय में गुप्त वंश, क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल का सरबपुरी पांडु वंश, और इधर दंड कारण्य का नल वंश। आया समझ में? जितने भी प्रतिभागी ऑनलाइन देख रहे हैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करना ना भूलें, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और आज अक्षय तृतीया है, हमारे संस्थान में सभी कोर्स में स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर। आप लोग अपने अपने कोर्स के हिसाब से तैयारी में लग जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर धर्म याद हो गया। समकालीन राजवंश में कौन सा ऊपर में? गुप्त। और छत्तीसगढ़ में कौन सा था? इधर छत्तीसगढ़ में एक बार मैप से देख लो, यहाँ पर ये अपना बस्तर क्षेत्र है, इसको मानते हैं बस्तर। ये पूरा क्या है? बस्तर है। ये दक्षिण कोसल है, ये सबको पता है ना। ये क्या है? दक्षिण कोसल। और ये अपना बस्तर, जिसको आदिकाल में दंडकारण्य बोलते हैं। तो इधर आपका सरबपुरी, और सरबपुरी के बाद जो है इधर पांडुवंश आया। पांडुवंश, तो सरबपुरी के बाद पांडुवंश चला था, और इधर आपका बस्तर में नल वंश। और यहीं से लगा हुआ क्षेत्र महाराष्ट्र। आप जानते हैं महाराष्ट्र की सीमा छत्तीसगढ़ की कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है? तो वर्तमान में देखो तो ये राजनांदगांव से लेकर ये पूरा बीजापुर, है कि नहीं? ये पूरा क्षेत्र कौन सी सीमा से लगा हुआ है? महाराष्ट्र। और उन दिनों महाराष्ट्र में कौन सा वंश चला था भाई? नल वंश। तो ये हमारे पड़ोसी थे। सॉरी, नल वंश बोल रहा हूँ जी, यहाँ पे सुधार देना। नल वंश के पड़ोसी कौन थे बोलेंगे? बताइए, नल वंश के पड़ोसी कौन कहलाएंगे? वाकटक वंश। वेरी गुड, वाकटक वंश। तो ये वाकटक और नल वंश आजू बाजू रहते थे, पड़ोसी थे। और जानते हो, पड़ोसियों में तो बहुत बनता है या तो बहुत बिगड़ता भी है कि नहीं? स्पष्ट है? तो चलिए, सही प्रतिभागी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो गुप्त, क्षेत्रीय आधार पर अगर देखा जाए तो इन दिनों छत्तीसगढ़ में सरबपुरी आया, उसके बाद पांडु वंश आया। ये भी नल वाकाटक वंश को देखा। नल वंश तो इसके साथ ही साथ चल रहे थे। समकालीन राजवंश क्लियर हुआ दिमाग में बैठा? मैप से देखो, ऐसे दिमाग लगा। उत्तर में कौन सा था राष्ट्रीय राजवंश? गुप्त। इधर दक्षिण मध्य में वाकाटक। और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो दक्षिण कोसल में सरबपुरी वंश और पांडु वंश, और बस्तर दंडकारण्य में नल वंश। याद हुआ सबको? ऑनलाइन वालों को कमेंट करेंगे, ऑनलाइन वाले स्पष्ट है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब वाकटक वंश को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। वाकटक वंश के बारे में जो प्रारंभिक जानकारियां हैं, ग्राम, संस्थापक, राजधानी, स्रोत, और इसके बाद धर्म, समकालीन व राजवंश। अब उपाधि, तो ये लोग कौन सा उपाधि धारण किए? तो आपको बोलना है महाराज। महाराज। आप जानते हो ब्राह्मण मतलब, ब्राह्मण लोग क्या बोलते हो तुम लोग गांवन में? ओदे बामन है तो ओदे महाराज है, बोलते ही नहीं बोलते हो? भाई हमको मालूम है कि ये जो राजवंश है ब्राह्मण वंश है, तो ब्राह्मण बोले तो महाराज। और एक होता है महाराजा। महाराज और महाराजा में अंतर है भाई। कई लोग एक ही जैसा बोलते हैं, महाराज और महाराजा। महाराजा किंग को बोलते हैं महाराजा, और महाराज मतलब बामन। ऐसे समझ में? हाँ, चल महाराज चल, है ना? तो समझ में आया? तो महाराज है ये। तो महाराज की उपाधि धारण किए, आप लोग को ध्यान रखना है। और वही गुप्त उस समय था, तो वो लोग बोलते थे अपने आप को महाराजा धीराज। वो लोग महाराजा धीराज थे, अभी केवल महाराज। ऐसे समझ में? ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लोग उपाधि कौन सा धारण करते थे जी? बताओ, कौन सा उपाधि धारण करते थे?
महाराज। हो गए, चलो आगे बढ़ें। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट है, चलो एक बार और रिपीट करा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर भूले भूले जैसा लग रहा है, चलो एक बार फिर से बोल रहा हूँ। वाकाटक वंश, जिनकी शुरुआत, इनका शासनकाल भी लिख लेते हैं, चलो एक पॉइंट बना लो यहाँ पर, शासनकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शासनकाल, वैसे शुरुआत इनका कब से होता है, 250 ईस्वी से लेकर 515 ईस्वी तक चलता है। तो इसको अगर बोला जाए राष्ट्रीय स्तर पर, तो इनका जो है शुरुआत 250 ईस्वी, क्या बोलेंगे शताब्दी में, तीसरी शताब्दी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? और 515 सौ क्या बोलेंगे, छठवीं शताब्दी बोलेंगे ना? पर छत्तीसगढ़ में क्या ऐसा रहा, इसी से छठवीं नहीं, छत्तीसगढ़ में आप पढ़ोगे इनका शासनकाल जो है 330 से 515, यानी कि चौथी से छठवीं शताब्दी तक रहा। वो इसलिए क्योंकि जब विंध्य शक्ति जब स्थापित किए थे अपना राज्य क्षेत्र, तो डायरेक्ट वहां तक छत्तीसगढ़ पहुंच नहीं थी। धीरे से इसके जो बेटा आए, वो बेटा जो है साम्राज्य का विस्तार किया और छत्तीसगढ़ को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो वो बात की कहानी है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में अगर बात करें शासनकाल छत्तीसगढ़ में, तो वो आपका चौथी से छठवीं, ईयर है बोलोगे 330 से लेकर 515, लेकिन इनका शुरुआत अगर देखा जाए मूल रूप से, वो 250 से पूरा 515। आया समझ में? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको रिपोर्ट करते हैं। ग्राम वकाट कहाँ है, महाराज। संस्थापक विधि शक्ति, राजधानी नंदीवर, जो आज कहाँ है, नागपुर। स्रोत प्रभावती का पूर्णाभिलेख, गुफाएं हैं नासिक और अजंता की गुफाएं। इसके अलावा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पढ़ेंगे दमदार तरीके से। ठीक है जी। धर्म क्या था इनका, शैव धर्म या फिर कह सकते हो वैदिक धर्म। कहा जाता है कि बीच में कुछ राजा जो आए, वो गुप्तों के प्रभाव को देखते हुए वैष्णव धर्म को भी जो क्या कर लिए, अपना लिए, आंशिक रूप से वैष्णव धर्म। ये भी आपका वैदिक धर्म है, वैष्णव धर्म, लेकिन इनका मूल रूप से अगर देखा जाए तो क्या था, शैव धर्म। समकालीन राजवंश में क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर गुप्तों का बोलबाला था। वहीं क्षेत्रीय में अगर देखें तो दक्षिण कौशल में सरबपुरी वंश और दंडकारण्य में नल वंश का उपाधि क्या था इन लोग का, महाराज। चलिए अब हम देखते हैं आगे, वंशावली। वंशावली हेडिंग डालेंगे, वाकाटक वंश का वंशावली। एक राष्ट्रीय राजवंश के रूप में उभरा वाकाटक वंश। इनके वंशावली के बारे में बात करते हैं। तो इनके संस्थापक जो हुए कौन थे, विंध्य शक्ति, आपको ध्यान है, विंध्य शक्ति के संस्थापक, जिनका शासनकाल 250 से 270 ये शासन किए, विंध्य शक्ति। फिर उसके बाद धीरे से, जानते हो बाप के बाद बेटा आएगा, पहले वंशानुगत चलता था। तो विंध्य शक्ति के बाद प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रवर सेन प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका शासनकाल 270 से 330, 270 से 330 ईस्वी। विंध्य शक्ति का क्या था, ये पुत्र था, प्रवर सेन प्रथम, ये आपको ध्यान। पुत्र नहीं, पौत्र लिख देना, पौत्र। क्या हुआ बेसिकली, इतिहास से पता चलता है कि विंध्य शक्ति का जो बेटा था, जिसका नाम था गौतमी करके, है ना, गौतमी पुत्र, वो अल्प आयु में ही चला गया। ठीक है, शादी किया था, छोटा सा बच्चा था, कहना चाहिए वो चले गए ऊपर। तो उनका जो बेटा था, इसका नाम क्या था, प्रवरसेन प्रथम, ये जो है विंध्य शक्ति बाद अगला उत्तराधिकारी शासक बनेगा। तो रिश्ते में विंध्य शक्ति इसका, प्रवरसेन का क्या लगता था, दादा, और ये इसका पोता। तो प्रवरसेन प्रथम आपको ध्यान रखना है। प्रवरसेन प्रथम के समय में जो है, ये जो विंध्य शक्ति का जो क्षेत्र था, जो नंदीवर्धन तक सीमित था, प्रवरसेन ने अपने क्षेत्र को काफी बढ़ाया। प्रवरसेन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपना साम्राज्य को
छत्तीसगढ़ तक ले गया। छत्तीसगढ़ में फिर ये बन गया संस्थापक। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। प्रवरसेन प्रथम को कहा जाता है छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक, प्रवरसेन प्रथम। तो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का कहना चाहिए संस्थापक कौन है? प्रवरसेन। महत्वाकांक्षी शासक रहा होगा, राज्यों का विस्तार करना चाह रहा था, तो लड़कर आक्रमण करके जो छत्तीसगढ़ में अपना आक्रमण करके प्रभाव बढ़ा दिया। तो यहाँ पर तीसरी चौथी शताब्दी में कहीं ना कहीं एरिया बढ़ गया। ठीक है, 330 मतलब चौथी शताब्दी में एरिया बढ़ गया था। अब बड़ा एरिया है तो इसको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो है दो भागों में बांट दिया गया है। यानी कि हो गया क्या? बंटवारा। क्या हो गया? बंटवारा हो गया। और बंटवारे में जो है इनकी दो राजधानियां बन गई, क्योंकि बड़ा एरिया है, संभालना है। तो एक तो मेन था ही था, मेन मेन क्या था आपका? नंदीवर्धन, जिसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली? कौन सा क्षेत्र? नागपुर। तो इसको नागपुर शाखा बोलते थे, ये सबसे मेन शाखा। माई घर हेडक्वार्टर कौन सा है? नंदीवर्धन। बाद में फिर दूसरा जो ब्रांच स्थापित है वो था वत्सगुल्म, वत्सगुल्म शाखा, जिसको हम बरार क्षेत्र बोलते हैं। बरार क्षेत्र, जो कि महाराष्ट्र का दक्षिण क्षेत्र और उन दिनों आंध्र प्रदेश का पश्चिमोत्तर क्षेत्र के नाम से विख्यात था। स्पष्ट है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, प्रवर सेन ने महत्वाकांक्षी अपने सोच के साथ क्षेत्र का विस्तार किया और बन गया छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक। जबकि इसके जो दादा थे विंध्य शक्ति, ये केवल नागपुर तक ही सीमित थे। क्षेत्र चूंकि बड़ा हो चुका था, इसलिए यहाँ पर दो राजधानियां स्थापित हो गई, एक नंदीवर्धन और एक आपका वत्सगुल्म। ध्यान रखना, संस्थापक तो विंध्य शक्ति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में संस्थापक विंध्य शक्ति नहीं बोलना। छत्तीसगढ़ में वाकाटक संस्थापक को यह बोलने से प्रवर सेन। ये एग्जाम में हजारों बार आ गया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में संस्थापक कौन है? प्रवर सेन प्रथम। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, एक एक शाखा को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे नंदीवर्धन शाखा। दिमाग में नंदीवर्धन को बैठाना है। तो समय के साथ साथ नंदीवर्धन में कौन जो है इस ब्रांच को संभाले? प्रवर सेन प्रथम अब चले गए, ऊपर चले गए, 330 में चले गए। तो फिर इसके बाद आया यहाँ पर रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम, जिसको महेंद्र सेन भी कहा जाता है, महेंद्र सेन। रुद्रसेन प्रथम, जिनका शासनकाल 330 से 355 था, 330 से 355 इनका। रुद्रसेन प्रथम का 330 से 355। रुद्रसेन के बाद आया पृथ्वी सेन। क्या बोलना है? पृथ्वी सेन। और इसको बोलना है पृथ्वी सेन प्रथम। इनका शासनकाल 355 से लेकर लगभग 480-85 तक था। ठीक, 480। पृथ्वीसेन प्रथम के बाद आया रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका शासनकाल जो है बेसिकली 380 से 385 था, सॉरी 480 से 485। देखिएगा, केवल 5 साल, केवल 5 साल। एक मिनट मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, 480 नहीं होगा, ऑनलाइन वाले सुधार लेंगे इसको। 355 से ये 380 होगा ना, और ये अपना क्योंकि इतना से एकदम से नहीं हो सकता, गलत छप गया था। 380 से 385, ऑनलाइन वाले सुधार लेंगे इसको। 325, महज 5 साल। ठीक, उसके बाद 385 से 410, ध्यान देंगे 385 से 410। यहाँ पर बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि इसके पीछे स्पेशल कहानी है। रुद्रसेन की पत्नी आई, पीले अक्षरों में लिख रहा हूं, प्रभावती। ये महिला है, महिला, ध्यान रखेंगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, रुद्रसेन द्वितीय। और रुद्रसेन आप देखेंगे तो केवल 5 साल शासन किए। कहा जाता है कि अल्प आयु में मृत्यु हो गई। और इनके दो बेटे थे उस समय,
रुद्रसेन और प्रभावती के दो पुत्र थे। कौन कौन थे दो पुत्र? तो आपको ध्यान रखना है, एक था बड़ा बेटा का नाम दिवाकर सेन और दूसरा लड़का का नाम था दामोदर सेन। दो पुत्र थे, रुद्रसेन और प्रभावती, मम्मी पापा। ठीक है, बेटा दो है, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। रुद्रसेन चल बसे, प्रभावती जो है 385 से 410 तक जो है उस समय तक शासन करी, ताकि बच्चे बड़े हो जाएं तब तक देखने करके। तो प्रभावती के शासन काल तक, जिसको महिला शासिका के रूप में जाना जाता है, इन्हीं का जो है पूर्ण अभिलेख से हमको ये जानकारी मिल रही है। तो प्रभावती जब महिला शासक के रूप में शासन कर रही थी, तो इनका जो बड़ा लड़का था दिवाकर, ये भी जल्दी चल बसा गया। इनकी जल्दी मृत्यु हो गई, इनकी भी जल्दी मृत्यु हो गई, इसकी, रुद्रसेन द्वितीय की। तो फिर जो है बाद में अगला शासक कौन बनेगा? दामोदर सेन। और दामोदर सेन को इतिहास में प्रवर सेन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। 410 से लेकर 440। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दामोदर सेन को ध्यान रखना, इनको बोला जाता है प्रवर सेन द्वितीय। राज्याभिषेक जब हुआ, तो इसको जो है प्रवर सेन द्वितीय के नाम से जाना गया। मूल नाम क्या है? दामोदर सेन। दिवाकर और दामोदर दो बेटे थे, दिवाकर और दामोदर। दामोदर जो है जिंदा था, दिवाकर कम आयु में ही, है ना, देहांत हो गया इसका। तो राजा कौन बनेगा? दामोदर सेन। ये आपको ध्यान है। तो दामोदर सेन के बाद अगला बेटा आएगा जो राजा बनेगा, इसी कड़ी में इसको इधर जोड़ देते हैं, नरेंद्र सेन। लिखना ना, नरेंद्र सेन, जिनका शासनकाल 440 से 460। 440 आगे बढ़ेगा, 440 से 460 ईस्वी। और फिर उसके बाद नरेंद्र सेन के बाद अंतिम शासक इस वंश का बनता है पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय, जिनका शासनकाल 460 से लेकर, ठीक है, 475। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंशावली आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। यहाँ पर नंदीवर्धन शाखा, ठीक है, प्रवरसेन प्रथम के बाद इस क्षेत्र में रुद्रसेन प्रथम, फिर पृथ्वीसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन द्वितीय। कुछ समय तक संरक्षिका के रूप में, महिला शासिका के रूप में प्रभावती शासन करी। इन दोनों के दो पुत्र थे, दिवाकर और दामोदर। अगला राजा कौन बनेगा? दामोदर। मतलब रुद्रसेन द्वितीय के बाद दामोदर सेन उर्फ प्रवरसेन द्वितीय आ रहा है। रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रवरसेन द्वितीय आ रहा है, जिसका मूल नाम क्या था? दामोदर सेन। और प्रवरसेन द्वितीय के बाद अगला राजा कौन बनेगा? नरेंद्र सेन। और इस ब्रांच का अंतिम शासक कौन होगा? पृथ्वीसेन द्वितीय। स्पष्ट है? चलिए अब ये थोड़ा सा यहाँ के वंशावली देखते हैं। 330 के समय, ये 330 ईस्वी, इधर भी लिख देना 330 ईस्वी, लगभग 80 साल बाद जो है दो क्षेत्र में विभाजित हो गया ये राजवंश। और वत्सगुल्म शाखा का पहला राजा बनेगा, जिसका नाम लिखेंगे सर्वसेन। सर्वसेन, ध्यान देंगे, इनका शासनकाल जो है 330 से लेकर 350। कई जगह किताबों में गलत सलत लिखा गया है, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसको जो है आधार मानना, ठीक है जी। सर्वसेन, सर्वसेन के बाद आएगा विंध्यसेन। विंध्यसेन या विंध्य शक्ति, पर इसके लिए लिखना पड़ेगा द्वितीय, क्योंकि विंध्य शक्ति ऑलरेडी है। तो विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400। और इसके बाद विंध्यसेन के बाद अगला जो राजा बनेगा वो है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय, जो 400 से लेकर 415 ईस्वी। और प्रवरसेन द्वितीय के बाद आएगा फिर से सर्वसेन, जो क्या कहलाएगा? द्वितीय। ये प्रथम था, ये द्वितीय, सरसेन द्वितीय, जिनका शासनकाल जो है 415 से 450। 450।
और सर्वसेन द्वितीय के बाद आएगा आपका देवसेन और हरिसेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवसेन और हरिसेन। देवसेन और अंतिम शासक हरिसेन, इन दोनों का शासनकाल आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। देवसेन का शासनकाल है 445 से 475, 450 लिख देना, 475, और ये 475 से 515, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये इनका पहला ब्रांच पावरफुल ब्रांच था। ये बस ये मान के चलो कि क्षेत्र में बस राजा बन के राज कर थे। इस क्षेत्र के राजा लोग अपने क्षेत्र को उतना ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सर्वसेन, विंध्यसेन, प्रवरसेन, सर्वसेन, द्वितीय सेन, हरिसेन। इसमें से छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको जो है क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो राजा है सर्वसेन, छत्तीसगढ़ से इसका कोई लेना देना नहीं रहा। विंध्यसेन को नहीं लेना देना है, प्रवरसेन द्वितीय को भी लेना देना नहीं है, इसको भी लेना देना नहीं है। किसको लेना देना है? देवसेन और हरिसेन। स्पष्ट है। बाकी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रुद्रसेन पृथ्वी, रुद्रसेन द्वितीय, आपका जो है प्रवरसेन, ये आपका प्रवरसेन, ठीक है, और नरेंद्र सेन पृथ्वी, इनका सबका जो है संबंध छत्तीसगढ़ से देखने को मिला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राजा जो है छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं प्रभावित किए हैं। इनका संबंध छत्तीसगढ़ से प्रत्यक्ष रूप से रहा, प्रमाण भी हमको मिले चुके। स्पष्ट है। तो सभी ध्यान देंगे, इन सभी प्रतिभागियों को आप सभी प्रतिभागियों को ये वंशावली को स्पेशल याद रखना। विंध्य शक्ति संस्थापक प्रवरसेन प्रथम के समय 2 शाखा में बढ़ गया, एक नंदीवर्धन की शाखा में ये राजा, और ये आपकी शाखा। शुरुआत किया जाए आदि पुरुष विंध्य शक्ति है, और अंतिम सबसे अंतिम कौन है बोलने से? हरि सिंह, अंतिम शासक। लेकिन आपसे पूछा जाए कि नंदीवर्धन का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन का अंतिम शासक कौन है बोलने से? पृथ्वी सेन। और वत्सगुल्म शासक का शाखा का अंतिम शासक कौन है? हरिसेन। और ओवरऑल अंतिम कौन है बोलने से? ओवरऑल 515 है, इधर देखो 475, तो ये आखिरी कौन हो रहा है? तो ओवरऑल अंतिम बोलने से हरिसेन, ओवरऑल अंतिम बोलने से हरिसेन। लेकिन इंडिविजुअल ब्रांच वाइज अगर बात करें तो इस ब्रांच का पृथ्वी सेन द्वितीय है, और इस ब्रांच का हरिसेन। ओवरऑल प्रारंभिक कौन है बोलने से? विंध्य शक्ति, प्रारंभिक आदि पुरुष। और छत्तीसगढ़ में वाकाटक को स्थापित करने वाला कौन है? प्रवरसेन प्रथम। तो स्पष्ट हुआ। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आएगा तो सीजीपीएससी कितना भी हाई से हाई लेवल का प्रश्न पूछ दे, दिन दहाड़े बना लोगे। आया समझ में? चलिए, तो हम जो है कल इस राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा राजा ने क्या क्या काम किया छत्तीसगढ़ को लेकर, इनका क्या रहा विशेष योगदान। इन सारी कहानियों को हम लोग कहानी के माध्यम से कल पढ़ेंगे डिटेल। सभी प्रतिभागी जितने भी हैं ध्यान सुनेंगे। जितने लोग को छत्तीसगढ़ स्पेशल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ध्यान, आज अक्षय तृतीया में आप सभी के लिए ऑफर है, ध्यान दीजिएगा। एक है लघु संस्करण यानी कि शॉर्ट में, और एक है दीर्घ संस्करण। दीर्घ संस्करण में क्या है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ की क्लास है वो डिटेल में पढ़ाते हैं, फुल डिटेल में, यूपीएससी टाइप का, ठीक है, सीजीपीएससी के लिए। और लघु संस्करण वन डे एग्जाम, या जल्दी जल्दी आपको करना है। तो लघु संस्करण का जो है पैकेज आपको मिल रहा है, और वो दीर्घ संस्करण का जो 8,000 का जो पैकेज है, ये अभी अक्षय तृतीया में मात्र आपको कितने मिलेगा? 1,000 रुपये। तो आप जो है आजकल 2 3 दिन 4 दिन इसका लाभ उठा सकते हो। दीर्घ संस्करण ये रिकॉर्डेड है पूरा, आपको 1,000 में मिल जाएगा पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट। और लघु संस्करण आपको लगभग 1800 में, ये लाइव चल रहा है, ये आपको मिल जाएगा 90% ऑफ, इसमें लगभग 80% ऑफ। तो आप लोग लघु संस्करण, दीर्घ संस्करण केवल स्पेशल छत्तीसगढ़ का पढ़ना चाहते हो, स्पष्ट है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप पे। जितने प्रतिभागी हैं इसके लिए आप हमारे संपर्क कर सकते हैं 626 50 97 29, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और भी हेल्पलाइन नंबर है 5357।
तो आप लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की बेसिकली अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अवेलेबल है क्लासेस, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो है आप लोग को छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, जनजाति, करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण, ये लेटेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, कल आप लोग पूरा मन स्थिति के साथ तैयार होकर आइए। हम पढ़ेंगे किस बारे में? ये पूरे राजाओं के बारे में, है ना। वाकाटक वंश। हर हर महादेव। धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करना इस क्लास के बाद। धन्यवाद।